गुड इवनिंग क्लास 11। जो भी क्लास 10 से क्लास 11 में गए हैं और उनको वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में। बिना इसको समझे हुए आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनिए। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा सा आसपास, तो साउंड भी आपको आ सकता है और साउंड आ भी रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं जो क्लास 9 का है, जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.6726 इंटू 10/-27 kg। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको अगर बात करते हैं 1.6749 10/-27 kg, इसको भी कन्वर्ट करना हो ग्राम में तो आप क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कन्वर्ट। कितना बार आप लोगों ने क्लास 9th में 10 में सीखा इन बातों को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10/-31 kg। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और वहाँ ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इसके बहुत पास हम लोग फोकस करें तो हम पाएंगे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो फिगर है वो मास ऑफ प्रोटॉन से क्या है, ज़्यादा है। ओके, लेकिन अगर रफ में बात करें, अगर हम डेसिमल के 2 डिजिट तक ही कंसिडर करें तो मास ऑफ प्रोटॉन्स रफली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि वहाँ भी 1.67 है, यहाँ भी 1.67 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ा रफ वे में बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन्स को मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर मान सकते हैं। एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट वे में बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, छोटा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 10,000 टाइम्स 10,000 गुना क्या होता है, लगभग छोटा होता है। तो इन सारी बातों को आप पहले से जानते हैं, नहीं भी जानते तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप जानते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर। क्लास 9 से हम लोग एटॉमिक मास पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लास 11 में भी एटॉमिक मास के ऊपर चर्चा करते हैं। एटॉमिक मास, जब भी हम एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास जब भी मैं बोलता हूँ तो इससे आप समझते हैं कि एटॉमिक मास कहने का मतलब मास ऑफ एटम। कहीं भी एटॉमिक मास अगर पूछे आपसे तो क्या समझोगे, दे आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ एटम। अब मास ऑफ एटम के बारे में बात करते हैं। मान लो मेरे पास कोई एटम, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है। मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम में यह क्या है, आपका सेंटर है। और हम जिससे पूछेंगे कि बताइए सेंटर पे कौन सा पार्टिकल्स होता है, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल डिसाइड करता है, तो तुम तो एब्सोल्युटली ब्लाइंडली बोलोगे कि सर सेंटर पे जो होता है प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। क्या इसमें भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो यहाँ क्या होगा, सेंटर में होगा प्रोटॉन्स होंगे और क्या होंगे, P फॉर प्रोटॉन्स, N फॉर न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वह बेचारा उसको क्या करता होगा, रिवॉल्व करता होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स मान लो इसमें रिवॉल्व कर रहा है E। ओके, तो इस एटम के अगर मास को हम बात करते हैं तो क्या लिखोगे, इस एटम के इस एटम के मास को बात करोगे तो तुम आइडिया एक कोई भी क्लास किसी भी क्लास का स्टूडेंट कह सकता है कि अगर इसके अंदर प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए इस स्पेसीज का, इस सब्सटेंस का या इस स्पेसीज का मास क्या होगा। मान लो आपके पास एक बैग है और बैग में 2 ग्राम गोल्ड है, 2 ग्राम सिल्वर है और 2 ग्राम क्या है, कॉपर है, और पूछिए कि बताइए उस बैग के अंदर कितना मास है, तो नहीं बताओगे, 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम। उसी तरह अगर आपके पास कोई दिया हुआ है, प्रोटॉन्स का संख्या पता हो, न्यूट्रॉन का संख्या पता हो, इलेक्ट्रॉन का संख्या पता हो और उसका मास भी पहले से पता है, तो क्या इस एटम का मास आप नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालिएगा आप लोग, बड़ा सिंपल है। अगर एटॉमिक मास निकालना चाहिएगा तो सिंपल वो हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी कहेगा कि अगर इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस एटम का मास बताओ,
तो तुम कहोगे मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो वही क्या होगा, इस एटम का मास होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले से पता है। तो एक बात समझिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10,000 टाइम्स स्मॉलर है, तो जनरली उसको हम इग्नोर करते हैं, उस मास को हम लोग एटम के मास में काउंट नहीं करते हैं, बहुत छोटा है। एग्जाम्पल तौर पे कह सकते हो, अगर तुम्हारे यहाँ मान लो हम बोल रहे हैं कि 10,000 टाइम छोटा है, अगर तुमने किसी से 10,000 1 रुपये लिए, ओके, आप किसी से कर्ज के रूप में 10,001 रुपीज़ आपने लिया और उसको आपने लौटाया 10,000 रुपया उसको लौटा दिया। 1 रुपये तुम नहीं भी दोगे तो आपसे झगड़ा करने नहीं आएगा कि हमको 1 रुपया हमको लौटाओ, वो भी सोचेगा कोई बात नहीं है, 10,000 हमको दिया, 1 रुपये नहीं भी दिया तो उसको इग्नोर करो। तो वही बात यहाँ भी सोचता है हम लोगों को, अगर मेरे पास अगर यह इसका अगर इसके में हम लोगों के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स का मास 10,000 टाइम्स छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ न्यूट्रॉन को, तो हम लोग यहाँ इग्नोर करेंगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और हम लोग यहाँ इग्नोर भी करेंगे। तो मास ऑफ एटम निकालने के लिए मास ऑफ प्रोटॉन हमको चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अभी क्या किया हम लोगों ने इसको नेग्लिजिबल माना, इसको हम लोगों ने इग्नोर किया। तो एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पहले से पता होना चाहिए। कोई डाउट नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मास के कंसेप्ट को सीखने के पहले, एटम के मास के कंसेप्ट को सीखने के पहले थोड़ा सा हम लोग मास के ऊपर चर्चा करते हैं कि मास का कंसेप्ट आया कैसे हम लोग 1 kg बोलते हैं, किसको हम लोग 2 kg बोलते हैं, और किस तरह से इसको हम लोग रिलेट करके किसी ऑब्जेक्ट को 2 kg, किसी ऑब्जेक्ट को 3 kg, किसी को 100 kg, किसी को 1000 kg, कैसे हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली जब किसी भी तरह का हम लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं था, बहुत पहले की बात है, जब मास के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक सिलेंडर था उनके पास, जो जनरली वह एक एलवाय था और बना हुआ था, वह प्लैटिनम या इरेडियम के को मिलाने से वह एलवाय बना हुआ था, वो सिलेंड्रिकल शेप का था, एक सिलेंडर था, मान लीजिए वह इस तरह का सिलेंडर। और उन्होंने इस सिलेंडर को क्या किया, इस सिलेंडर के जो भी होगा इसके बराबर जो भी आप ऑब्जेक्ट को आप मेजर करते थे, तो उसको उन्होंने 1 kg नाम दे दिया। ओके, जब पहले किसी तरह कोई सिस्टम नहीं था, 1 kg क्या है नहीं है, तो वह 1 kg कहाँ से आया है, तो पहले क्या था, एक सिलेंडर था जो जनरली वह एलवाई और प्लैटिनम का बना हुआ था, तो उनके बराबर किसी भी सब्सटेंस को मेजर करते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बोलते थे या 1 kg। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका 10 सिलेंडर के बराबर उसका अगर बैलेंस है, उसको मेजर कर रहे हैं, और 10 सिलेंडर के इक्विवेलेंट उसका वेट आ रहा है, उसका वजन आ रहा है, तो उसको हम बोलते थे क्या, 10 kg। तो इस तरह से मास का कंसेप्ट जनरेट हुआ है। ओके, उस सिलेंडर के अकॉर्डिंग मास को हम लोग 1 kg बोलते हैं, 2 kg बोलते हैं। तो एटम के मास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एटम के मास को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, उन कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग जनरल वे में अगर मास को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या था, वो सिलेंडर था। उसी तरह केमिस्ट्री में जैसे हम किसी केमिस्ट्री में बोलते हैं, किसी एटम का मास बोलते हैं 16 AMU, 14 AMU, 23 AMU, तो आखिर यह है क्या, यह AMU है क्या, किसी भी बुक में इस तरह से रिपोर्ट क्यों किया रहता है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो जनरली जैसे हम लोग जनरल लाइफ में मास को मेजर करने के लिए सिलेंडर को हम लोग स्टैंडर्ड माने, उसी सिलेंडर के अकॉर्डिंग हम मास को मेजर करते हैं। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए हम लोग को भी एक स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ा, या हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड, किसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड माना, किसी को फ्रेम माना कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एटम के मास को हम लोग बताएंगे या उसी के रिफरेंस में हम लोग बात करेंगे। तो क्या किया गया, एटम के मास को मेजर करने के लिए मान लो कोई कार्बन, तो बहुत सिंपल है, कार्बन एटम सब जगह अवेलेबल होता है। तो कार्बन जो C12 जिसको बोलते हैं, कार्बन 12 जिसको हम C12 बोलते हैं, इसके एक एटम के मास में कार्बन C12 जो एटम है, या एक एटम है कार्बन कार्बन का बहुत सा आइसोटोप होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, कार्बन 12 होता है। तो हमको सबको नहीं जरूर लेना है, हमको सिर्फ और सिर्फ लेना है कार्बन 12 को, उसके एक एटम को लेना है, और एक एटम को 1/12 से डिवाइड करना है। मतलब कार्बन का एक एटम है, और एक एटम जो है, एक एटम को हम 12 पार्ट में डिवाइड किए,
और 12 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसको कैसे मैथमेटिकली कैसे हम लोग उसको बात करेंगे, तो 1/12 इंटू कार्बन C12 एटम। इसका मतलब हुआ कि कार्बन एटम एक एटम है, उसका 12 पार्ट हम लोग 1/12 पार्ट बात कर रहे हैं। और उस 1/12 कार्बन के 1/12 पार्ट को हम लोगों ने स्टैंडर्ड माना। और उसके बाद किसी भी एटम को अगर वेट के बारे में बात करना है कि इसका एटम 23 AMU आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह कार्बन के रिफरेंस में 23 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम लोग फिर सेकेंड वीडियो बनाएंगे। 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड वीडियो में, क्योंकि इसके बाद व्हाट्सएप पर जा नहीं पाएगा। ओके।